नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के बादल को घिरते देखा है इस चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या आप सभी को बताऊंगा। देख सकते हो मेरी हैंड रिटेन नोट्स कितना स्पष्ट शब्दों में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य, सौंदर्य एक एक चीज मैंने लिख लिया है। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक एक पद को ध्यान से देखिएगा। पूरी व्याख्या पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में लिखना भी सिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मीनिंग्स को लिखते जाइएगा और एक बार रिवीजन कीजिएगा। पूरा चैप्टर आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय सी तलवारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के। समझना, पहले एक एक शब्द को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। देखो, अमल का मतलब होता है दोस्तों स्वच्छ, ठीक है ना, स्वच्छ कह लो या निर्मल कह लो, ठीक है ना। अमल का मतलब क्या है, स्वच्छ या निर्मल। धवल का मतलब क्या है, सफेद। गिरी माने पर्वतों के, शिखरों माने चोटियों पर, ठीक है ना, यानी कि स्वच्छ सफेद पर्वतों के चोटियों पर। देखो मेन चीज कहूँ तो इस चैप्टर में कवि नागार्जुन ने हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, हिमालय की सुंदरता का यहाँ पर लिखेंगे कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, यानी स्वच्छ सफेद हिमालय के शिखरों पर। अब सफेद क्यों कहा गया है हिमालय के शिखरों को, क्योंकि हिमालय का शिखर जो है दोस्तों बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से वो सफेद दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, स्वच्छ सफेद हिमालय पर्वत के शिखरों पर, शिखरों मतलब चोटियों पर, ठीक है ना, यानी ऊंचाइयों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने बादलों को घिरते हुए वहां पर देखा है। ठीक है ना, बादलों के घिरने का मतलब ये है कि जैसे बारिश का माहौल बन जाता हो, ऐसे मतलब बादल इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं, ये सब देसी बातें हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि स्वच्छ सफेद हिमालय की चोटी पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, वो छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को। छोटे मोटे, अब देखो यहाँ पर दूसरी बात होती है, ठीक है ना, दूसरी बात अब कह रहे हैं, बादल को घिरने की बात खत्म हुई। ठीक है, आगे कहते हैं कि छोटे छोटे मोटे मोटे मोती के समान, मोती जैसे मतलब मोती के समान, अतिशय, अतिशय माने अत्यधिक, शीतल माने ठंडे, वारी माने पानी के कणों को यानी बूंदों को। ठीक है ना, यानी कि छोटे छोटे मोती के समान अत्यधिक ठंडे पानी के बूंदों को मैंने मानसरोवर, मानसरोवर का मतलब क्या है, ये हिमालय में एक झील है जिसको मानसरोवर नाम है। ठीक है ना, यानी कि ये हिमालय में स्थित एक झील है जिसका नाम मानसरोवर है, मानसरोवर झील जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैंने मानसरोवर झील के, झील में खिले हुए उन, ठीक है ना, मानसरोवर झील में खिले हुए उन सोने के समान, स्वर्णिम मतलब सोने के समान खिले हुए उन कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। किसको गिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती के समान अत्यधिक ठंडे पानी के बूंदों को मैंने मानसरोवर की झील में खिले हुए स्वच्छ कमलों पर, स्वर्ण कमलों पर गिरते हुए देखा है उन बूंदों को। ठीक है, आगे लिखेंगे तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के। अब आगे कवि क्या क्या कहते हैं कि तुंग मतलब बहुत ऊंचे, ठीक है ना, बहुत ऊंचे हिमालय के कंधों पर, कंधों पर मतलब पर्वतों पर, चोटियों पर, ठीक है ना, ऊंचे हिमालय के कंधों पर मैंने बहुत सारी छोटी बड़ी कई झीलों को देखा है। ठीक है ना, छोटी बड़ी कई झीलों के, ठीक है ना, यानी छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हिमालय के कंधों पर स्थित हैं, यानी हिमालय के ऊपर स्थित हैं। ठीक है ना, आगे आप लोग लिखेंगे कि श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। ठीक है, कभी क्या कहते हैं कि श्यामल, श्यामल मतलब सांवले कलर की, ठीक है ना, सांवला, ठीक है ना, तो सांवले कलर की, शीतल माने ठंडी ठंडी, शीतल माने ठंडी ठंडी, अमल माने स्वच्छ, सलिल में माने पानी में, ठीक है ना, यानी हिमालय के कंधों पर स्थित, यानी हिमालय के ऊपर से निकलने वाली कई झीलों के सांवले और ठंडे जल में, ठीक है ना, ठंडे और स्वच्छ जल में मैंने समतल देशों के आकर, समतल देशों मतलब समतल इलाकों से आए हुए, ठीक है ना, यानी जहाँ की मिट्टी बराबर होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होता जहाँ पर, ठीक है ना, यानी समतल देशों के आए हुए, आकर मतलब आए हुए, पावस माने वर्षा की, उमस माने गर्मी से, आकुल माने व्याकुल, ठीक है ना, यानी वर्षा की गर्मी से व्याकुल,
तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। तिक्त मतलब तीखा और मीठा, ठीक है ना। तिक्त मधुर मतलब तीखा और मीठा, यानी तीखा और मीठा। विस्तंतु, विस्तंतु किसको कहा जाता है? कमल की पंखुड़ियों को या कमल के रेशों को, ठीक है ना, कमल के रेशों को। तो क्या कहते हैं कि तीखे और मधुर कमल के रेशों को ढूंढने के लिए आए हुए हंसों को मैंने उस नदी के श्यामल शीतल और स्वच्छ जल में तैरते हुए देखा है, ठीक है। तीरते देखा है मतलब तैरते हुए देखा है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे वो चीज़, चलो पहले आपको बता देते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है अमल धवल, दूसरी तरफ तीरते देखा है, ठीक है। डैश डैश कर देना। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि मैंने स्वच्छ चांदी के समान सफेद और बर्फ से ढके हुए पर्वतों की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के मनोरम दृश्य को देखा है। मैंने मानसरोवर पर खिलने वाले स्वर्ण जैसे सुंदर कमल के पुष्पों पर मोती के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों को गिरते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने पर्वत प्रदेश पर फैली हुई उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ निर्मल जल में गर्मी के ताप के कारण व्याकुल और समतल क्षेत्रों से आए हुए हंसों को उन झीलों में तैरते हुए देखा है, ठीक है। अब इसका आप लोग काव्य सौंदर्य देख लो। भाषा सरल व प्रवाहपूर्ण, गुण माधुर्य रहेगा, रस श्रृंगार रहेगा, शब्द शक्ति लक्षणा रहेगी, अलंकार अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, ठीक है। समझना, एक एक शब्द को मैं पहले आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर चकवा चकई की बात की गई है, ठीक है ना। चकवा चकई एक पक्षी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को फोटो लगा दूंगा, स्क्रीन पर देख लेना, ठीक है ना। चकवा चकई क्या होते हैं? एक पक्षियों का जोड़ा होता है जिनको श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? अभिशापित मतलब श्राप मिला है। उनको श्राप ये मिला है कि वो रात्रि के समय में अलग हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। और क्रंदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं। और सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की लाल किरणें आती हैं फिर उनका मिलाप हो जाता है, ठीक है ना। ये उनको बुरा अभिशाप मिला है, बुरा श्राप मिला है चकवा चकई को, ठीक है। ये पक्षियों का जोड़ा है, फोटो आप लोग देख लेना। तो देखो, एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि चकवा चकई की बात करते हुए कवि क्या कहते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे से वियुक्त माने अलग हो करके रह कर ही जिनको मतलब सारी रात बितानी होती, यानी एक दूसरे से अलग रहकर उन चकवा चकई को सारी रात बितानी पड़ती है, ठीक है ना। निशा काल के चिर अभिशापित, क्योंकि वो शाम के समय के लिए चिर माने सदियों से अभिशापित मतलब उनको श्राप मिला है, ठीक है ना। यानी कि शाम के समय के लिए सदियों से पाए हुए बुरे शाप के कारण वो सारी रात उनको एक दूसरे से अलग होकर के ही बितानी पड़ती है, ठीक है ना। और बेबस उन चकवई चकई का, यानी बेबस माने लाचार, ठीक है ना, लाचार उन चकवा और चकई पक्षियों का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, यानी जैसे ही सुबह हुई तो उनका क्रंदन क्या हो गया, उनका रोना यानी उनका विलाप जो है बंद हो गया। और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, यानी उस मानसरोवर झील के किनारे, उस महान मानसरोवर झील के तीरे मतलब किनारे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। शैवाल मतलब घासों की, ठीक है ना। घासों की हरी दरी मतलब जैसे घास अब लगातार जामी हुई थी, बढ़िया घास, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे दरी, वहाँ पर कोई दरी बिछाई हुई हो, कोई चादर पड़ी हुई हो, ठीक है ना। तो कहते हैं कि घास रूपी हरी चादर पर प्रणय कला कर छिड़ते देखा है। प्रणय कला मतलब प्रेम रूपी, कला माने कला, ठीक है ना। यानी प्रेम कला छिड़ते देखा है मतलब करते हुए देखा है, ठीक। अब आगे देखिए, कहाँ गया धनपति कुबेर वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का, ठीक है। कवि अब आगे जो है कालिदास के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कालिदास ने अपने मेघदूत में, ठीक है ना, मेघदूत कालिदास की एक रचना है, ठीक है ना। और मेघदूत रचना में उन्होंने कुबेर के बारे में और गंगा जल के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन किया है, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक चीज़ों का बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। तो कवि यही कहते हैं कि मैंने हिमालय पर तो बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है ना, मैंने हिमालय पर तो बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन कालिदास के मेघदूत रचना में वर्णित धनपति कुबेर मतलब धनवान कुबेर, धनपति मतलब धन के देवता, ठीक है ना, यानी धन के देवता कुबेर मुझे वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दिए, ठीक है ना। यानी कहाँ गए धनपति कुबेर, यानी धनपति कुबेर यानी धन के देवता कुबेर मुझे एक नाम है, ठीक है ना, कुबेर मुझे कहीं पर नहीं दिखाई दिए।
और कहाँ गई उसकी वह अलका, और धनपति कुबेर की राजधानी भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। ठीक है ना, अलका कौन थी? धनपति कुबेर की राजधानी थी। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि ना तो धनपति कुबेर मुझे वहां पर दिखाई दिए, ना तो उनकी राजधानी, ठीक है ना, और नहीं ठिकाना कालिदास के व्योमवाहिनी गंगा जल का। और कालिदास जी क्या कहते हैं कि मेघदूत में वर्णित कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया, ठीक है ना, व्योमवाहिनी मतलब आकाश मार्ग की ओर जाने वाली, ठीक है ना, व्योमवाहिनी मतलब आकाश मार्ग की ओर जाने वाली गंगा के जल का मुझे कोई भी ठिकाना वहां पर नहीं मिला। ठीक है ना, नहीं ठिकाना, कोई भी ठिकाना नहीं मिला मुझे कालिदास के मेघदूत में वर्णित आकाश मार्ग की ओर जाने वाली गंगा के जल का मुझे कोई भी ठिकाना वहां पर नहीं मिला। ठीक है, आगे कहते हैं ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कहते हैं कि मैंने वहां पर बहुत चीजें ढूंढी, बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मेघदूत का पता कहीं पर भी नहीं लगा। ठीक है ना, कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कौन बताए यह यायावर, यायावर मतलब घुमक्कड़। ठीक है ना, कवि क्या कहते हैं कि मुझे कौन बताएगा कि वह घुमक्कड़ बादल जो है, मेघदूत घुमक्कड़ बादल जो है बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, यहीं पर कहीं पर बरस चुका होगा। ठीक है ना, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर मतलब यहीं कहीं पर बरस गया होगा। ठीक है ना, मेघदूत मतलब क्या होता है? बादलों का दूत। ठीक है ना, मेघदूत मतलब बादलों का दूत। तो क्या कहते हैं कि वो घुमक्कड़ बादलों का दूत जो है यहीं कहीं पर बरस चुका होगा, ये बात मुझे कौन बताएगा। ठीक है ना, अब आगे क्या कहते हैं कि जाने दो वह कवि कल्पित था। खैर छोड़ो, कवि कहते हैं जाने दो, छोड़ो, वह कवि कल्पित था। ठीक है ना, वह कालिदास की कल्पना थी। ठीक है ना, कवि कल्पित था मतलब कालिदास की कल्पना थी। अब आगे कवि क्या कहते हैं? मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर। ठीक है ना, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। अब आगे कवि जो है किसका वर्णन कर रहे हैं? वहां पर पाए जाने वाले हिरण का। ठीक है ना, हिरण का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, हिमालय में पाए जाने वाले। कवि क्या कहते हैं कि मैंने भीषण ठंडी में, ठीक है, भीषण जाड़ों में मतलब भीषण ठंडी में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर मतलब आकाश को छूने वाले, नभचुंबी मतलब आकाश को छूने वाले कैलाश पर्वत के चोटी पर, कैलाश पर्वत की चोटी पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। महामेघ मतलब बड़े बड़े बादलों को। ठीक है ना, महामेघ मतलब बड़े बड़े बादलों को, झंझानील मालिक आंधी तूफानी हवाओं से। ठीक है ना, आंधी तूफानी हवाओं से गरज गरज करके भिड़ते हुए देखा है मतलब लड़ते हुए देखा है। ठीक है ना, यानी बड़े बड़े भयंकर बादलों को मैंने कैलाश पर्वत के चोटी पर, नभचुंबी यानी आकाश को छूने वाले कैलाश पर्वत की चोटी पर मैंने बड़े बड़े बादलों को चक्रवाती हवाओं, तूफानी हवाओं से गरज गरज करके लड़ते हुए देखा है। ठीक है, अब आगे देखो, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर। कवि क्या कहते हैं कि दुर्गम यानी जहां ना जाया जा सके, बर्फानी मतलब बर्फ से ढकी हुई, घाटी पर मतलब घाटियों में। ठीक है ना, यानी कि जहां पर ना जाया जा सके ऐसी बर्फ से ढकी हुई घाटियों में 7 सैकड़ों मतलब 7 सहस्त्र मतलब सैकड़ों हजारों। ठीक है ना, 7 सहस्त्र मतलब सैकड़ों हजारों फुट उच्च शिखर पर। ठीक है ना, ऐसे बर्फ से ढके हुए घाटियों के सैकड़ों हजारों ऊंचे शिखरों पर यानी ऊंचे चोटियों पर अलख नाभि से उठने वाले, अलख अलख मतलब जिसको न देखा जा सके। ठीक है ना, अलख मतलब जिसको न देखा जा सके, अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। देखो यहाँ पर कवि ने हिरन की चर्चा किया है। हिरन की बात करें दोस्तों तो ऐसा माना जाता है कि हिरन की नाभि से, ठीक है ना, हिरन की नाभि से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको कहा जाता है कस्तूरी। क्या कहा जाता है? कस्तूरी। और ये तरल पदार्थ की सुगंध बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी सुगंध होती है ये तरल पदार्थ की, और इसको हिरन अलग कर सकता है, यानी इसको हिरन कभी भी नहीं देख पाता कि ये जो सुगंध आ रही है वो कहाँ से आ रही है। और हिरन इस सुगंध को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है, लेकिन कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो उसके स्वयं के नाभि से निकल रही है तो उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, प्लस उसको वो देख भी नहीं पाता। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि अलख यानी कभी ना देखे जा सकने वाले, नाभि से उठने वाले मतलब निकलने वाले, या उठने वाले मतलब फैलने वाले कह लो। ठीक है ना, फैलने वाले अपने ही मतलब हिरन ने, ठीक है ना, हिरन की ही उन्मादक मतलब नशीली परिमल माने सुगंध को के ऊपर धावित हो होकर, के ऊपर धावित मतलब दौड़ दौड़ करके, धावित हो होकर के मतलब दौड़ दौड़ करके तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तरल तरुण का मतलब क्या होता है दोस्तों?
तरुण का मतलब होता है जवान, ठीक है ना। जवान कस्तूरी मृग को तरल पदार्थ, तरल कस्तूरी, ठीक है ना, इसको ऐसे ले लो, तरल कस्तूरी, ठीक है ना। तरल कस्तूरी को जो है उसके नाभि से जो बहती है, उसी तरल कस्तूरी को ढूंढने के लिए उसके ऊपर दौड़ दौड़ करके, धावित हो करके, जो कि उसके स्वयं के नाभि से यानी अपने ही नाभि से ये उन्मादक पदार्थ यानी नशीला पदार्थ निकल करके चारों तरफ फैला हुआ है। और उसी पदार्थ को ढूंढने के लिए इस जवान मृग को यानी जवान हिरन को स्वयं के ऊपर मैंने चिढ़ते हुए देखा है। यानी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन जब नहीं पाता है तो वो स्वयं के ऊपर ग्लानि महसूस करने लगता है, वही हिरन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होगा, काफ़ी ज़्यादा। अब डाउट पूरा कब क्लियर होगा, जब मैं आपको पूरा लिखना बता दूंगा, ठीक है ना, तब आप सभी को मज़ा आ जाएगा। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ लिखना है एक दूसरे से दूसरी तरफ चिढ़ते देखा है, ठीक है, तभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। संदर्भ में पूर्वत लिख देंगे, यानी जो पिछले पद में बताया हूँ सेम यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग में भी पूर्वत लिख लेना, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि चकवा चकवई आपस में एक दूसरे से अलग रहकर सारी रात बिता देते हैं। किसी साप के कारण वे रात्रि में नहीं मिल पाते हैं। विरह में व्याकुल होकर वे रोने लगते हैं। सुबह होते ही वो रोना बंद कर देते हैं और वे एक दूसरे से हरी घास पर प्रेम कीड़ा करते हैं, ठीक है। महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूत का महाकाव्य में वर्णित अपार धन के स्वामी कुबेर और उसकी सुंदर अलका नगरी कहाँ गई। आगे लिखेंगे कि आज आकाश मार्ग से जाती हुई पवित्र गंगा का जल कहाँ गया। बहुत ढूंढने पर भी, ठीक है ना, बहुत ढूंढने पर भी मुझे मेघ के उस दूत के दर्शन नहीं हो सके। ऐसा भी हो सकता है कि इधर उधर भटकते रहने वाला यह मेघ पर्वतों पर यहीं कहीं बरस पड़ा हो, ठीक है ना। छोड़ो रहने दो, यह तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी में विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं से गरज गरज कर, ठीक है ना, गरज बरस कर संघर्ष करते हुए देखा, यानी लड़ते हुए देखा है या भिड़ते देखा है, ठीक है। अब लिखेंगे हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित बर्फानी घाटियों में जहां पहुंचना कठिन होता है, कस्तूरी मृग अपनी नाभि में स्थित अगोचर, अगोचर मतलब जिसको ना देखा जा सके, ठीक है ना, अगोचर कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर यानी नशीला नशे में आकर के इधर उधर दौड़ता रहता है। निरंतर भाग दौड़ करने पर भी जब वह उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता तो अपने आप पर झुंझला उठता है यानी चिढ़ उठता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब देखो इसका काव्य सौंदर्य भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप लोगों को लिखना है भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य लिखना है, अलंकार अनुप्रास छंद मुक्तक लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। अब आ चुके हैं हम लास्ट पद पर और यहाँ पर इतने पूरे की इकट्ठा व्याख्या बताएंगे, ठीक है ना, पूरे का लिखना भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें जो है कवि ने किसका वर्णन किया है, हिमालय पर रहने वाली जातियों का वर्णन किया है। हिमालय पर कौन सी जाति रहती है, किन्नर किन्नरियाँ, ठीक है ना। किन्नर एक वहाँ की स्थित जाति का नाम है, ठीक है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको किन्नर कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कि अब वहाँ के किन्नरों की स्थिति का वर्णन करते हुए कभी क्या कहते हैं कि देखो सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल मुखरित देवदारू कानन में। देवदारू कानन किसको कहा जाता है, देवदारू मतलब देवदार, ठीक है ना, देवदार के वृक्ष। देवदारू मतलब देवदार के वृक्ष कैसे होते हैं, वो एकदम नुकीले होते हैं, जैसे ही कोई बर्फ गिरती है तो नीचे फिसल करके गिर जाती है, पेड़ों पर नहीं रुकने पाती, ठीक है ना। यानी देवदारू कानन मतलब देवदार वृक्ष के जंगल में, ठीक है। कानन माने जंगल में, मुखरित माने आवाज करते हुए, सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर मतलब झरनों का, ठीक है ना, और निर्झरड़ी कल मतलब झरनों से आने वाली ध्वनि को, ठीक है ना। यानी कि हिमालय पर स्थित सुंदर देवदारू के जंगल में सैकड़ों झरनों और झरनियों से आने वाली सुंदर ध्वनि को मैंने सुना है, ठीक है ना। मुखरित माने आवाज करती हुई, ठीक है ना, यानी झरनों से आने वाली ये जो कल कल की आवाज है, निर्झरड़ी कल मतलब कल कल की आवाज, झरनों से निकलने वाली कल कल की आवाज जो है पूरे देवदार वृक्ष के जंगलों में गूंजती रहती है वहां पर। और शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। समझना, अब यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। वो शोणित का मतलब क्या होता है, लाल, ठीक है ना। शोणित का मतलब क्या होता है, लाल, और धवल का मतलब सफेद, ठीक है ना। यानी लाल और सफेद भोजपत्रों से, भोजपत्र क्या होता है, जिसमें पहले लेटर लिखा जाता था, जब पेन और पेंसिल और कॉपी का विकास नहीं हुआ था तो स्याही की मदद से भोजपत्रों में सूचना लिखी जाती थी, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि लाल और सफेद कलर के भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के भीतर, कुटिया आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, यानी कि लाल और सफेद कलर के पत्तों से बनाई हुई कुटिया के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल किसको कहा जाता है, बालों को, ठीक है ना। कुंतल मतलब क्या होता है, केस या बाल।
तो क्या कहते हैं कि रंग बिरंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाले फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में, ठीक है ना। शंख सरीखे मतलब शंख के समान सुंदर गले में, ठीक है। शंख सरीखे मतलब शंख के समान, सुघर माने सुंदर, गले में इंद्रनील की माला डाले। इंद्रनील मतलब नील कमल, ठीक है ना, यानी नीले कमल की माला डाले हुए, ठीक है ना। यानी शंख के समान सुंदर गले में नीले कमल की माला डाले हुए और कानों में कुबलय लटकाए। कुबलय किसको कहा जाता है? नील कमल, ठीक है ना। कुबलय ही नील कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कानों में नील कमल को लटकाए हुए, सतदल रक्त कमल वेणी में और सैकड़ों पंखुड़ियों वाले। सतदल रक्त कमल का मतलब क्या होता है? सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमल को, ठीक है ना। सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमल को वेणी में मतलब चोटी में बांधे हुए, ठीक है ना। यानी कि चोटी में बांधे हुए मैंने वहां पर किन्नरियों को देखा है। कभी यहाँ पर उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ठीक है ना, कह रहे हैं कि रज रचित मणि खचित कलाम है, ठीक है ना। रज रचित, रजत रचित मणि खचित कलाम है। रजत रचित मतलब चांदी से बनाई हुई, ठीक है ना। रजत का मतलब क्या होता है? चांदी। रजत रचित मतलब चांदी से बनाई हुई, और मणि खचित, मणि खचित मतलब मणियों से भरी हुई या मणियों से जड़ी हुई, कलामें मतलब कलापूर्ण। पान पात्र द्राक्षासव पूरित। पान पात्र, पान पात्र माने पीने वाला पानी, ठीक है ना। पीने वाला पानी, पीने का बर्तन जो है, तो क्या कहते हैं कि उसी पानी पीने के बर्तन में द्राक्षासव मतलब क्या होता है? अंगूर से बनी हुई मदिरा, ठीक है ना, ताड़ी। तो क्या कहते हैं कि अंगूर से बनी हुई मदिरा से भरा हुआ ये जो बर्तन है, ठीक है ना। पान पात्र मतलब पानी पीने का पात्र जो है वो अंगूर से बनी हुई मदिरा से भरा हुआ था। पूरित मतलब भरा हुआ था, और रखे सामने अपने अपने, और प्रत्येक किन्नर किन्नरियां उसको अपने सामने रखे हुए थे। और लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित माने लाल रंग के, चंदन की, ठीक है ना, लोहित माने लाल रंग के, चंदन की त्रिपदी। त्रिपदी क्या होता है? टेबल या मेज जिसको कहते हैं, जो 3 पांव का होता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि 3 पांव वाले टेबल पर उसको रखे हुए हैं, ठीक है ना। वो जो पान पात्र है, जो पात्र है जिसमें कस्तूरी भरी हुई है, प्रत्येक किन्नर किन्नर उसको अपने सामने 3 पांव वाले टेबल पर उसको रखे हुए हैं। और आगे क्या कहते हैं कि नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। और क्या कहते हैं कि नरम माने मुलायम, निदाग माने दाग रहित यानी बिना किसी दाग के, और बाल कस्तूरी, और उनके बाल जो हैं कैसे हैं? कस्तूरी के समान है, ठीक है। उनके बाल जो हैं बहुत ही मुलायम हैं, दाग रहित हैं, और कस्तूरी के समान सुगंध उत्पन्न करने वाले हैं। और मृग छालों पर पलथी मारे। मृग छालों का मतलब क्या होता है कि हिरन की खाल से बने हुए, ठीक है ना। हिरन की खाल से बने हुए जो बैठने का, समझ लो बैठने की वस्तु जिस पर बैठा जाता है, कुर्सी वगैरह कुछ भी बनाए होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि हिरन की छाल से बने हुए, क्या कहते हैं, तख्तों पर वो बैठे हुए हैं, पालथी मारे बैठे हुए हैं। और मदिरारुण आंखों वाले उन, ठीक है ना। मदिरारुण मतलब नशीला पदार्थ पीने की वजह से जिनकी आंखें लाल हों, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि लाल आंखों वाले उन, ठीक है ना, लाल आंखों वाले उन, उन्मद, उन्मद माने नशे से युक्त, किन्नर किन्नरियों की, ठीक है ना। उन्मद माने नशे से युक्त उन किन्नर किन्नरियों की, मृदुल माने मीठी, और मनोरम, मनोरम माने नरम मुलायम, अंगुलियों को, उनकी अंगुलियों को मैंने वंशी पर फिरते देखा है, यानी बांसुरी पर फिरते देखा है, अर्थात उनको बांसुरी बजाते हुए भी देखा है, डांस करते हुए भी देखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। कैसे लिखना है ये चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आप लोगों को एक तरफ लिखना है सत सत निर्झर, दूसरी तरफ देखा है, ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे यहाँ कवि ने किन्नर प्रदेश की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि आकाश में बादल छा जाने के बाद किन्नर प्रदेश की शोभा अद्वितीय हो जाती है। सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कल कल ध्वनि से देवदार के वन को गुंजित कर देते हैं। इन वनों के बीच में लाल और सफेद भोजपत्रों से छाए हुए कुटीर के भीतर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलासमय क्रीड़ाएं करते रहते हैं। वे अपने केसों को अलग अलग रंगों के सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित किए रहते हैं। सुंदर शंख जैसे गले में इंद्र नीलमणि की माला धारण करते हैं, कानों में नील कमल के कर्ण फूल पहनते हैं, और उनकी वेणी में यानी चोटी में लाल कमल सजे रहते हैं। कवि का कथन है कि किन्नर प्रदेश के नर नारियों के मदिरा पान करने वाले बर्तन चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जड़ित तथा कलात्मक ढंग से बने हुए हैं। वे अपने सन्मुख निर्मित तिपाई पर मदिरा के पात्रों को,
ठीक है ना, मदिरा के पात्रों को रख लेते हैं और स्वयं कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल और दाग रहित छाल पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, मदिरा पीने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं, उनके नेत्रों में उन्माद छा जाता है। मदिरा पीने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करने के लिए अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से सुमधुर स्वरों में बांसी की तान छोड़ने लगते हैं। कवि कहता है कि इन सभी दृश्यों की मनोहरता को मैंने देखा है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, रस श्रृंगार, अलंकार, उपमा, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो यहाँ से भैया चैप्टर फिनिश होता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो में बनाने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसकी पूरी हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ RP लिखना, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।